हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपनी एमसीक्यू की क्लास थर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि M2R 5.1 के चैप्टर 1 की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से एक प्रकार का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ब्रॉडबैंड होता है एकदम लाइव चलने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए। सैटेलाइट नहीं है, डीएसएल नहीं है, डायल अप नहीं है, या केबल नहीं है। तो जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है वो है ये सी। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप भी समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपको मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो ये आपका पहला वाला आंसर है इसमें, वो आपका हो जाएगा ये डी, डायल अप। डायल अप एक कनेक्शन होता है जो फोन केबल के थ्रू इंटरनेट भेजता है। तो अब इसमें हम ब्रॉडबैंड तो नहीं कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड का मतलब लाइव टेलीकास्ट करने के लिए जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है, तो उस चीज के लिए हम लोग डायल अप मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। डायल अप मेथड होता क्या है? तो डायल अप मेथड होता है आपके जो ये फोन केबल जो बिछी होती हैं, इनके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करा जाता है। ये पहले होता था, अब तो नहीं रह गया है हालांकि। चलिए, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आवश्यक न्यूनतम बैंडविड्थ क्या है? व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन? ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मिनिमम जो बैंडविड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? तो क्या वो 128 होनी चाहिए, क्या वो 256 होनी चाहिए, या मिनिमम 512 होनी चाहिए? अब देखिए, केबीपीएस में दिखा है, तो आप सभी लोग केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, इन सभी चीजों के बारे में आप जानते होंगे। केबीपीएस होता है किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकेंड, और जीबीएस गीगाबाइट पर सेकेंड। ठीक। तो जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है उसकी न्यूनतम बैंडविड्थ जो होती है वो होती है 256 केबीपीएस। सेकेंड वाले में आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए अच्छा बैंडविड्थ की बात कर लेते हैं। बैंडविड्थ क्या है? किस इस वर्ड के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि बैंडविड्थ एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो है थर्ड नंबर हमारा। कह रहा है, सर्वर आर द कंप्यूटर्स दैट। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो क्या करते हैं? मेक अ क्वेरी, क्वेरी को बनाते हैं। रिस्पॉन्ड अ क्वेरी, क्वेरी के पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बोथ, ए और बी दोनों, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रिस्पॉन्ड अ क्वेरी। देखिए, वेब सर्वर क्या है कि जब भी हम कभी ब्राउजर पर किसी भी प्रकार की वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो वो हमें उस क्वेरी, वो जो सर्च कर रहे हैं हम, मतलब उसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कि आपके पास क्या सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट है? अगर उस सर्वर के पास में उससे कोई रिलेटेड जानकारी होती है तो वो हमें उसका रिजल्ट दे देता है। इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्ड आ क्वेरी। अगर नहीं होती है तो उससे रिलेटेड एरर दे देता है। ठीक है, पर कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर जनरेट करता है। इसी को हम लोग रिस्पॉन्ड आ क्वेरी में कंसीडर कर लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों का है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो लेवल में कई बार आता है। हालांकि अब तो वो लेवल में एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप हो गए हैं। जब मैंने एग्जाम दिए थे आज से लगभग 3 साल पहले, तो उस टाइम पे एमसीक्यू तो होते थे, एक्सरसाइज होती थी, और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते थे। तो जब मैं था तो उस टाइम पे मिनिमम 40 नंबर्स एक्सरसाइज में लाना अनिवार्य था, अदरवाइज आपकी थ्योरी कॉपी नहीं चेक होती। हालांकि आज तो एमसीक्यू बेस्ड आ गए हैं, थोड़ा पेपर भी इजी हो गया है।
तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लेने से ही काम चल जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से काम तो नहीं चलता है। अगर आप एमसीक्यू देखेंगे, कितना एमसीक्यू पढ़ लेंगे, 100, 200, 500, 1000, पर सभी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, जिसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग M2R5 की थ्योरी क्लास करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसका पर सब्सक्रिप्शन आराम से ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल्ड कोर्स कराया है। M2R5 की वहाँ पे चैप्टर वाइज क्लासेस चली हैं। उन चैप्टर वाइज क्लासों के प्रॉपर PDF नोट्स भी हैं, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मोर देन वन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन, कि जहां पर एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हों डेटा को शेयर करने के लिए, क्या वो कंप्यूटर नेटवर्क है? या बी वाला कह रहा है ओनली वन कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन, केवल एक ही कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, तो क्या ये कंप्यूटर नेटवर्क हुआ? या सी वाले में जैसा कह रहा है मेकिंग अ फाइल बाय यूजिंग कनेक्टेड कंप्यूटर्स, कि कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक फाइल बनाना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और डी है आपका नन ऑफ अबव या नन। ठीक है, तो ना तो आपका डी होगा, ना ही आपका सी होगा, और ना ही आपका बी होगा। आपका आंसर नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। अब देखिए, नेटवर्क का मतलब ही होता है एक से ज्यादा डिवाइसेस जुड़ी हो जहां पे। ठीक है, एक से ज्यादा डिवाइसेस जुड़ी हो, मतलब दो हों, दो से चार हों। ठीक है, इस तरीके से जब किसी भी डिवाइस को, कितनी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। अब हम हर एक डिवाइस में रखी हुई इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी डिवाइस में एक्सेस कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से एक काम, यही काम इंटरनेट का होता है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक ही हम लोगों का सिस्टम रखा हुआ है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसको, हम लोगों का एक ही सिस्टम रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक फोन है ये, और ये आपका एक टैब हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया एक लैपटॉप। इसको लैपटॉप भी समझ लेते हैं हम लोग, इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का इशू है और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग समझ जाइएगा। अब इन सभी डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक, इस डिवाइस को हमने कनेक्ट कर दिया फोन से, और फोन को कनेक्ट कर दिया टैबलेट से, और इस टैबलेट को कनेक्ट कर दिया हमने लैपटॉप से। ठीक, अब अगर इस कंप्यूटर में कोई डेटा रखा है, इस कंप्यूटर में कोई डेटा रखा है, तो उस डेटा को हम अपने फोन पर भी दे सकते हैं, अगर फोन पर खुलने वाली फाइल्स हैं तो। या उस फाइल को हम लोग अपने टैबलेट पे भी ओपन कर सकते हैं, और सेम उसी फाइल को हम लोग अपने लैपटॉप पर भी ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक नेटवर्क बन गया, कुछ डिवाइसों का एक नेटवर्क बन गया। इसे ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोल देते हैं। हम मान लिया यहाँ पे ना फोन या लैपटॉप या टैब के अलावा कई सारे ऐसे ही कंप्यूटर कनेक्टेड हुए एक दूसरे से, कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हुए, तो उसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोल देंगे। ठीक इसी प्रकार से इंटरनेट भी होता है। इंटरनेट क्या करता है, वो भी कई सारे कंट्री से कनेक्टेड है, और तो वो एक कंट्री के डेटा को दूसरे कंट्री में एक्सेस करने की परमिशन दे देता है, जैसा कि बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि इस डेस्कटॉप इंफॉर्मेशन को मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, जो मोबाइल पर एक्सेस होने वाली होंगी, और इस मोबाइल के डेटा को हम लोग टैबलेट पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है, हाँ, देख लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, निम्नलिखित में से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? तो पहली है बस टोपोलॉजी। देखिए, किसी भी सिस्टम को
जिस फॉर्मेट में जोड़ा जाता है उसे टोपोलॉजी कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया इस तरीके से, तो देखिए मैंने इसको एक सीरियल वे में जोड़ दिया, तो ये हो गई बस टोपोलॉजी। ठीक। फिर आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इनको कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये सिस्टम आपके जो गोल गोल बने हुए ये सिस्टम है, बाकी ये कनेक्शन है, तो इसे रिंग टोपोलॉजी कह देते हैं। अब पहला वाला आंसर भी गलत हो गया, दूसरा वाला आंसर भी गलत हो गया, ठीक है। फिर एक है पीसी टू पीसी टोपोलॉजी, मतलब कि एक कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना टोपोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक। तो ये तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जो पीसी टू पीसी टोपोलॉजी है ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई टोपोलॉजी नहीं है, ये एक स्टार टोपोलॉजी है। ये आंसर आपका गलत हो रहेगा। ठीक, मैंने टोपोलॉजीज के बारे में बताया, बस टोपोलॉजी क्या होती है दिखा दिया आपको, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है ये दिखा दिया, स्टार टोपोलॉजी भी कुछ इसी तरीके की होती है। स्टार टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर लगभग दो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक, अब स्टार बना के आप देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से होती है वो, ऐसे ऐसे कंप्यूटर जुड़ा होता है। हर एक कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, मिनिमम 3 कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस फिफ्थ वाले में आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन ये पीसी टू पीसी, ये कोई टोपोलॉजी नहीं है, यहाँ पे लिख दिया गया है टोपोलॉजी की श्रेणी में जाता है, पर कोई टोपोलॉजी नहीं है ये। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज, फिर कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। अब डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का पर्पस क्या होता है, तो ये देख लेते हैं इसमें। जैसे कि पहला कह रहा है कि एक्सप्लॉइट अ वीकनेस इन टीसीपी आईपी स्टैक, एक्सप्लॉइट अ अटैक इन टीसीपी आईपी स्टैक की आईसी टीसीपी और आईपी के कमजोर होते ही इसको, इस पर अपने एक वायरस का इफेक्ट डाल देता है, या एक्सप्लॉइट कर देता है, या इसे तहस नहस कर देता है। फिर बी वाला कह रहा है टू एग्जीक्यूट अ ट्रोजन ऑन अ सिस्टम, एक सिस्टम पर ट्रोजन को एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट मतलब उस पे ट्रोजन को ओपन कर देता है। ट्रोजन क्या है कल मैंने बताया था, जिन लोगों को नहीं पता है आज मैं फिर बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि ट्रोजन एक टाइप का वायरस होता है जो आपके डेटा को या आपके सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ना, वो सिस्टम को एग्जीक्यूट तो नहीं करता। फिर कह रहा है टू ओवरलोड आ सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल, कि एक सिस्टम को वो ओवरलोड कर देता है जिससे कि वो चलने में असमर्थ हो जाता है। अब ओवरलोड कर देगा किसी सिस्टम को तो वो ओपन ही नहीं होगा, बार बार हैंग होता रहेगा। इसलिए आपका जो ये सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है टू शट डाउन सर्विसेज बाय टर्निंग देम ऑफ, कि उनको सर्विसेज को शट डाउन कर देगा सिस्टम को बंद करने के बाद में। ठीक है, हम लोग का इसमें आंसर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहा करिए, जो भी आंसर मैं क्वेश्चन पे आया करूँ उसके पहले ही कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर भेंट की एक क्लास है। देखिए थ्रेट का मतलब होता है धमकी। अब इसमें कंप्यूटर थ्रेट की क्लास कौन सी है, एक होता है सोलिसिटिंग या डॉस अटैक या स्टॉकिंग, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए सोलिसिटिंग जैसी जो चीज है ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। फिर आता है डॉस अटैक, तो जी हाँ, आपके कंप्यूटर थ्रेट की जो एक क्लास है वो है डॉस अटैक। देखिए डॉस का मतलब होता है कंप्यूटर के ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स जो कि एम एस डॉस पर बेस्ड होते हैं, उन पर अटैक करता है। ये स्टॉकिंग का मतलब उसे परेशान करना या रैंसम वायरस मांगना। ठीक, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल गलत है। आपका जो ऑप्शन है सही वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास पे चल लेते हैं, ओह सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चल लेते हैं।
जो कि हमारा है 8th नंबर। क्या कह रहा है देख लेते हैं ये भी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर दैट कॉज। कह रहा है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रकृति सॉफ्टवेयर होता है जो कारण बनता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद के लिए जो खुद के लिए एक हानिकारक सिस्टम सॉफ्टवेयर साबित होता है वो कौन सा है। तो वायरस। अब देखिए वायरस तो पहले से डिफाइन करके जाते हैं कि ये सिस्टम को लॉस ही पहुंचाएंगे या सिस्टम को बर्बाद ही करेंगे। बोट बोट अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस वायरस है, ये भी नहीं होगा। डी आपका हो जाएगा वॉर्म। ये आपका ऑप्शन सही है। वॉर्म क्या होता है? तो वॉर्म होता है आपके सिस्टम से रिलेटेड ही एक थ्रेट होता है। ठीक। ज्यादा इसके बारे में हम लोग देखे नहीं, कल वॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा विच सॉफ्टवेयर ब्राउज द इंटरनेट इन अ सिमेंटिक मैनर। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्या लगता है आपको? वो ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो पहला है वेब क्राउलर। ये वेब क्राउलर क्या है? किसी भी सर्च किए गए डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में लाता है। ठीक। तो जैसा कि पहले वाला ही एकदम सही हो गया, करेक्ट आंसर दे रहा है, तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर है वेब ब्राउजर। नहीं, वेब ब्राउजर डेटा को सिर्फ और सिर्फ ब्राउज करने के लिए यूज होता है, पर व्यवस्थित तरीके से नहीं। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सर्च एल्गोरिदम एल्गोरिदम भी होती हैं, पर ये व्यवस्थित फॉर्मेट में नहीं आती हैं, मतलब सिमेंटिक फॉर्मेट में नहीं आती हैं। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि हमारा है ब्रॉड बैंड इज यूज्ड। ब्रॉडबैंड इज यूज्ड फॉर। ब्रॉडबैंड के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है आप बता सकते हैं या आप लोगों को पता है? तो ब्रॉडबैंड के लिए वायरलेस डेटा ट्रांसफर ये यूज करा जाता है, या द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम। एक एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन जो कि हमारा मॉडेम है, या राउटर यूजेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा, या एक ऐसा राउटर जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपका इसमें है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपके ऑप्शन गलत हैं। कह रहा है एक्चुअल। अब देखो ब्रॉडबैंड के लिए प्रयोग किया जाता है ब्रॉडबैंड, इसमें से निम्न में से क्या किसके लिए प्रयोग करा जाता है? तो इसमें कह रहा है कि द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम। एक असली इंटरनेट कनेक्शन जो हमारे मॉडेम पर होता है, ठीक, उसके लिए प्रयोग करा जाता है। या राउटर यूजेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा, या राउटर इसमें लगा होता है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है इज इंटरनेट इज इंटरनेट एंड www आर सेम। क्या इंटरनेट और www सेम है? अब जिन लोगों ने मेरी थ्योरी क्लास करी है पहली, अब आप सभी के लिए थ्योरी क्लास भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री डेमो क्लास के तौर पर अपलोड हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके उस पहली क्लास को देखिए। मैंने उसमें पूरी थ्योरी समझाई है, कैसे क्या कौन सी साइट या कौन सी वेबसाइट कोई भी पोर्टल वर्क करता है, इस चीज के बारे में समझाया है। जिन लोगों को लगता है कि थ्योरी क्लास पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, एमसीक्यू पढ़ लेते हैं उसी से हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ओ लेवल का पेपर देंगे तो उसके साथ में आपको प्रैक्टिकल भी देना होता है। इस बात को याद करके चलेंगे। ठीक है। बिना थ्योरी के आप लोग प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने से
ओ लेवल का एग्जाम नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको थ्योरी क्लास तो करनी ही पड़ेगी। एमसीक्यू तो मैं यहाँ आप लोगों के रिवीजन के लिए लेके आया हूँ। या ऐसे समझ ले लीजिए, जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के ओ लेवल निकल जाएगा, सेकंड पेपर निकल जाएगा, तो उनके लिए भी है। चलिए, ठीक है। तो कह रहा है, इज इंटरनेट एंड डब्ल्यू डब्ल्यू आर सेम? क्या इंटरनेट और डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब सेम है? तो यस या नो या इंटरकनेक्टेड? पहला कह रहा है यस, हाँ सेम है, नहीं सेम नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये दोनों सेम चीजें नहीं है, बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है इंटरकनेक्टेड की एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ इंटरनेट? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेट का नाम इंटरनेट पढ़ने से पहले क्या था, मतलब जब इंटरनेट बना तो इसका नाम क्या था? अब बहुत से लोग कहेंगे कि इंटरनेट का नाम है, तो हम हमेशा से इंटरनेट के बारे में ही सुनते आ रहे हैं, हमने इसका पहले पुराना कोई नाम सुना ही नहीं। या जिन लोगों ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया होगा वो कहेंगे नहीं सर, इंटरनेट का पहले नाम ईथरनेट था। और जो लोग नेटवर्किंग के बारे में या इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे वो इसका आंसर एग्जैक्ट देंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि एग्जैक्ट आंसर है, मतलब सही आंसर हमारा कौन सा है। तो इसमें पहला कह रहा है ए, सर्न। सर्न, क्या सर्न इंटरनेट का पहले नाम था? नहीं, सर्न इंटरनेट का पहले नाम नहीं था। इथरनेट, नहीं, इथरनेट तो एक नेट का टाइप हो जाता है। एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट भी एक इसका नेट का टाइप हो जाता है। आरपानेट, तो जी हाँ, आरपानेट ही इंटरनेट का पुराना नाम है। ये तब नाम दिया गया था जब इंटरनेट की खोज हुई थी, और इंटरनेट की खोज यूएस आर्मी ने की थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। जब ये लोग इन लोगों को वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मैसेज भेजने में समस्या होती थी, तो इन्होंने एक छोटा सा कनेक्शन बनाया था जिससे एक सिस्टम से या एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजी जा सके। जी हाँ, तभी आपके इंटरनेट यानी आरपा नेट का इन्वेंशन हुआ था। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये आपका इंटरनेट है, मतलब उस टाइम पे जो आरपानेट हुआ था, आरपानेट हुआ था, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आर्मीज के लिए अवेलेबल होता था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो इसको कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए ले आया गया इंटरनेट को। अब गवर्नमेंट सेक्टर्स का मतलब किसी भी सरकारी विभाग में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसको गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयोग करा जाने लगा। अपने यहाँ के गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बेटा, वो अमेरिकन आर्मी के गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, फिर धीरे धीरे और विकास हुआ, तब इस आरपानेट को इसमें आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड कराना जाने लगा, और वहां पे पढ़ाया नहीं जाता था इसके बारे में, रिसर्च करने के लिए इसका यूज करते थे। ठीक है, तो आरपानेट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को आरपा नेट का फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं उन लोगों को आरपा नेट का फुल फॉर्म बता देता हूँ। आरपा नेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आरपा नेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आरपा नेट के बारे में तो बता दिया, पर सर्न क्या है इसके बारे में बहुत ज्यादा ही डाउट होगा। अगर डाउट नहीं है तो डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जरा सर्न के बारे में देख लेते हैं, सर्न क्या है। तो देखिए, सर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर रिसर्च के लिए बेस्ट मानी जाती है। ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, सर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर रिसर्च के लिए, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, और ये अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है ये।
कह रहा है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड। एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? क्या वो होस्टिंग कहलाता है? क्या वो ब्राउजिंग कहलाता है? क्या वो कुकीज कहलाते हैं? क्या वो नन कहलाते हैं? कुकीज का मतलब बेटा बिस्किट नहीं होता है। जिन लोगों के मन में कुकीज को सोचते ही बिस्किट के बारे में याद आ रही हो तो उनको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाना होस्टिंग नहीं होता है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाना ब्राउजिंग कहलाता है। जी हाँ, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ना ही कुकीज होता है। ठीक है, होस्ट अभी हम लोग आगे देख लेंगे होस्ट क्या होता है। देखिए, होस्ट के बारे में सभी लोगों को पता होगा। जैसे कभी भी किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, नई चीज को, तो जो व्यक्ति उसे प्रेजेंट कर रहा होता है उसे होस्ट बोल देते हैं। प्रेजेंट क्या, या रिप्रेजेंट बोल लो, रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे हम लोग होस्ट बोल देते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने कह रहा है द फ्रंट एंड डेवलपमेंट आल्सो रिफर्ड टू एज। फ्रंट एंड डेवलप को भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सर्वर साइड डेवलपमेंट, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, या सर्वर, या नन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, फ्रंट एंड का डेवलपमेंट मैं बात करूं तो आपके ओ लेवल के सेकेंड पेपर में डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रंट एंड के बारे में काफी डिटेल से बताया गया है, और मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है। मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में इनके बारे में बताया भी है। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें वेबसाइट पे एक सामने दिखता है, मतलब वेबसाइट का होम पेज क्रिएट करने के लिए, होम पेज क्या, वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग जिस प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं उसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं या फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग को किस और नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग यूजर कर रहा होता है, उस प्रोग्रामिंग को यूजर डेवलप कर रहा होता है, इसलिए उसे हम लोग क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस 14 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी एग्जैक्ट एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है और सी बिल्कुल ही गलत है। ठीक, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 15। अब यहाँ पे कह रहा है कि हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स। वेब स्टैंडर्ड्स को कौन बना रहा है? तो क्या वो डब्ल्यू बना रहा है? वेब स्टैंडर्ड्स को कौन बना रहा है? डब्ल्यू का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा। फिर यहाँ पे देखिए वही दे दिया गया है, कह रहा है उसे क्या वर्ल्ड वाइड वेब बना रहा है। मतलब वेब स्टैंडर्ड, वेब को बनाने के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ मानक होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं। उन्हें कौन बनाता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वही बनाती होगी। तो क्या वो डब्ल्यू है, वर्ल्ड वाइड वेब है, या सी, जो इसमें कह सी वाला ऑप्शन में कह रहा है द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस वाले ऑप्शन में, इस वाले क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन एकदम सही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम एक संस्थान है जो वेब स्टैंडर्ड्स, किसी भी वेब स्टैंडर्ड्स के मानकों को, किसी भी वेब स्टैंडर्ड्स के मानकों को तय करती है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके वेब स्टैंडर्ड्स के मानकों को तय करती है। चलिए मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड्स और ORG लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर को बनाने में यूज करी जाने वाली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देखिए, स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखना।
तो जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लिखते हैं तो उसे स्क्रिप्टिंग बोल देते हैं या कोडिंग करना बोल देते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने कोडिंग के बारे में सुना होगा। जिन लोगों के ने कोडिंग के बारे में सुना है वो सभी लोग अपना एक हाई फाई करके भेजें। ठीक, अपना हैंड रेस करें जिन लोगों ने भी भेजा पढ़ा है सर्वर साइड या किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में, कोडिंग के बारे में। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है निम्न में से कौन सी है। तो पहला है MIME। क्या MIME एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? नहीं। तो MIME कोई एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक संस्थान है। फिर दूसरा है HTML। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो HTML है ये सर्वर साइड नहीं, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब कि आपके वेब पेजेस किसी भी प्रकार के वेब पेजेस या वेबसाइट के वेब को बनाने के लिए जो क्लाइंट यूज करता है उसे हम लोग क्लाइंट साइड बोल देते हैं, जो कि आपकी HTML हो जाती है। फिर सी है आपका PHP। तो जी हाँ, आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। PHP ही आपका एग्जैक्ट आंसर है। PHP को हम लोग सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग करने के लिए या सर्वर साइड की कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इस HP को पहले बोल देते हैं और P आगे वाले P को लास्ट में बोलते हैं। जिन लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो चलिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, PHP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये सभी लोग देख लेंगे। वो लेवल में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आप बाकी आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं अभी। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट। और जिन लोगों को पता है पहले कमेंट में लिख के भेज दिया करें तुरंत, मुझे अंदाजा रहा करे कि कौन कौन पढ़ने वाला बच्चा है इसमें। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो मेरी क्लास डेली अटेंड करेगा, 100% मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ, उस बच्चे के ए ग्रेड कहीं नहीं जाएगा। M2R 5.1 में ए ग्रेड उसका कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे कराए हुए क्वेश्चंस को, मेरी कराई हुई थ्योरी को अगर अटेम्प्ट कर लेता है तो 100% मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि उसका ए ग्रेड कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ ले या मेरी क्लास को रेगुलर अटेंड कर ले, उसका ए ग्रेड कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो ऑप्शन होता है उसको टिक नहीं करा रहा हूँ, उसके साथ में आपके कई सारी चीजों को प्रिपेयर करा रहा हूँ। अब HTML जैसे आया, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही था, पर मैंने HTML के बारे में भी बताया आपको कि HTML क्या है, कैसे यूज होती है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, तो अगर उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन भी आ जाता है तो इजिली कर लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 17 नंबर। कह रहा है द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। इंटरनेट सर्वर को और भी किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है, कौन बताएगा? आप लोग पहले कमेंट करिए, कमेंट करते रहा करिए। जैसे ही क्वेश्चन नया है पहले ही कमेंट कर दीजिए, तुरंत आंसर पढ़िए और उसकी कमेंट कर दिया करिए। चलिए हम मैं ही बता देता हूँ। क्या कह रहा है? इंटरनेट पर सर्वर को कहा जाता है, इंटरनेट पर सर्वर को क्या कहा जाता है? ब्राउजर कहा जाता है, वेब ब्राउजर कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है, या क्लाइंट कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि इंटरनेट पर सर्वर को
होस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो किसी भी एक वेबसाइट को होस्ट कर रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ब्राउज तो ब्राउजर करता है, वेब यूजर जो वेबसाइट को ओपन करेगा वही वेब यूजर हो गया, क्लाइंट भी वही हो गया, ये दोनों चीजें सेम हो गई। तो इसमें आपका आंसर नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है a web document that contains any combination of audio, graphics, movies or videos as well as links and navigation tool। एक वेब डॉक्यूमेंट जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स के साथ साथ लिंक और नेविगेशन टूल का कोई संयोजन होता है, उसे क्या बोलते हैं? मतलब किसी भी टूल, नेविगेशन टूल का ये सारी जो चीजें हैं एक साथ में होंगी तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोल देते हैं हाइपर मीडिया। ठीक, देखिए मैंने आपको पहले ही हाइपर मीडिया के बारे में बता दिया ताकि आपको इस चीज से रिलेटेड कोई समस्या ही ना हो। अब हाइपर मीडिया में आपको बता दिया गया है कि हाइपर मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं। मीडिया तो आप जानते ही हैं, मीडिया में चाहे वीडियो को भी हो सकते हैं, फोटोज भी हो सकती हैं, या किसी भी टाइप की फाइल भी हो सकती हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। हाइपर मीडिया इसलिए बोल दिया गया क्योंकि वो लिंक के तौर पर यूज करे जाते हैं। वहां पे वो स्टोर कहीं और होते हैं पर उनका लिंक आपके वेबसाइट पे दे रखा होता है, इसलिए इन्हें हाइपर मीडिया बोल दिया गया। ठीक, अब देखिए इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में एक नया आया है वर्ड, जियो सिटीज। जियो सिटीज क्या है? तो देखिए जिन लोग जियो सिटीज, जिन लोगों को नहीं पता है उनको तो बता ही रहा हूँ, जिन लोगों को पता है वो भी सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जियो सिटीज जो है वो एक वेब डोमेन होते हैं। जियो सिटीज ये एक डोमेन होते हैं जो मुफ्त वेब होस्टिंग की सेवा देते हैं। ठीक, ये सिर्फ ये फ्री में आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक, ये सबसे पहले अमेरिका में उपलब्ध थी। पहले जो हम लोग अब अपनी वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी जो अपनी वेबसाइट बनाता है उसके पैसे देता है, उसको एडवर्टाइज कराने के पैसे देता है, पर पहले ऐसा नहीं था अमेरिका में। यहाँ ये चीजें फ्री में हो रही थी। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको पहले इंटरनेट फ्री में दिया गया 1 GB पर डे, 1 GB पर डे आपको फ्री में दिया गया, फिर इसका चार्ज लेने लगे, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या है? यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है जावा स्क्रिप्ट क्या है? सर्वर साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सर्वर है? यहाँ पे पूछ रहा है जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, बताइए आप सभी लोग। सर्वर साइड है, क्लाइंट साइड है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सर्वर है? क्या है ये? तो जो आप ये जावा स्क्रिप्ट है ये आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड का मतलब कि यूजर के द्वारा लिखी जाती है ये लैंग्वेज। अब देखिए अगर इस ऑप्शन में यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में ये क्लाइंट ना होता, इसकी जगह कोई और ऑप्शन होता, ठीक है, कोई और ऑप्शन होता, मान लेते हैं यहाँ पे होता वेब ऑप्शन होता, www होता, ठीक है, और ये ऑप्शन नहीं होता, इसके अलावा ए वाला होता, ये डब्ल्यू होता, और सी वाला होता, फिर डी वाला होता, तब भी इसमें से हम एक ऑप्शन लगा सकते थे सही कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही हैं, पर इन दोनों में से जो सबसे सटीक बैठता है वो है हमारा बी वाला। ये जानबूझ के आप यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप समझ सकें। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लीजिए, ठीक, या किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज कह लीजिए, लगभग सेम ही है। भाई क्लाइंट भी बनाएगा तो एक वेबसाइट को ही, एक प्रोग्राम को ही, ठीक, तो उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं।
हाँ, अगर यहाँ पे आपका ये क्लाइंट साइड ना दिया होता, प्रोग्रामिंग दिया होता, तो प्रोग्रामिंग वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग वाला ऑप्शन सही हो जाता आपका, प्रोग्रामिंग वाला। हाँ, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो है वेब पेज इज स्टोर्ड एट। हमारा जो वेब पेज है, मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को बनाते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होती है? जब भी हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होती है? क्या वो किसी मेमोरी में स्टोर होती है, या रैम पे स्टोर होती है, या जैसा कि यहाँ पे कह रहा है सी वाला, सर्वर पे स्टोर होती है? तो देखिए, वेब पेज क्या है, इसको समझने के लिए आपको पहले वेबसाइट समझना पड़ेगा, और उस वेबसाइट को समझने के लिए आपको डब्ल्यू डब्ल्यू समझना पड़ेगा। डब्ल्यू डब्ल्यू समझने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी एक दूसरे के फैक्टर, ये ऐसा कह लीजिए, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब इंटरनेट समझेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है समझ में आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू पढ़ेंगे फिर उसमें वेबसाइट क्या है समझ में आएगा। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे इतना बता दूं कि जो ये वेबसाइट्स होती हैं, ये कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती हैं। ये वेबसाइट्स कई सारे छोटे छोटे वेब पेजेस का कलेक्शन होती हैं। इन हर एक वेब पेजेस पर अलग अलग डेटा रखा होता है। अब आपको क्या लगता है, जो आप वेबसाइट ओपन करते हैं किसी भी प्रकार की, तो उस पे कहीं किसी पेज पे फोटोज आती हैं, कुछ टेक्स्ट आता है, कहीं पे फॉर्म फिल करने को आता है, तो ये सभी सारी चीजें ये कहाँ पे लिखी हुई हैं? भाई लिखी तो एक पेज पर ही गई हैं। जो हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं, करते तो एक पेज पर ही हैं। ये ठीक जैसे हम लोग एमएस वर्ड पर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो बनाते तो पेज पर ही हैं। ठीक है, तो वही पेज जैसे अभी हम लोग सामने देख रहे हैं, ये भी एक पेज है। ऐसे ही वेब पेज भी होते हैं, जो वेबसाइट के थ्रू या वेबसाइट के अंदर आते हैं। इनको हम लोग सर्वर पर स्टोर कराते हैं, ना तो किसी मेमोरी में, ना किसी रैम में। इनको हम लोग सर्वर पर स्टोर कराते हैं। अब सर्वर क्या होता है? तो सर्वर आपका एक प्रकार का डेटाबेस हो जाता है। मैंने कल भी इस चीज के बारे में बताया था, परसों भी इस चीज के बारे में बताया था। अब देखिए, बार बार सर्वर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वेब सर्वर क्या है, इससे अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप डिटेल क्लास कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो है www.ccc-wifi-study.com। ठीक, चलिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे ऐप का और वेबसाइट का। जो लोग भी चाहें वहां से जाके फ्री पीडीएफ नोट्स और फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है जी जी, आप सभी लोगों के लिए फ्री नोट्स अवेलेबल हैं वहां पे। आप जाइए, नोट्स को चेक करिए। ठीक, आपको इजीली डेटा वहां से पढ़ने लायक मिल जाएगा। आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, ऐप सर्टिफाइड है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, मिल जाएगा आपको। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जब देंगे, तो उसमें नीचे वीडियो उसका, ऐप का, जो हमारी ऐप है उसका लिंक दे रखा होगा। चलिए, हम लोग अपनी बात कर रहे थे कि वेब पेजेस कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो जो हमारे वेब पेजेस हैं वो हमारे सर्वर पर स्टोर होते हैं। सर्वर हमारे डेटाबेस हो गए। ठीक, मेमोरी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, रैम भी गलत हो जाएगा, और ये डी वाला तो बिल्कुल गलत है ही। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सेंट टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को भेजी जाने वाली जानकारी जिस शब्द में किसी वेबसाइट पर वापस जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है इंफॉर्मेशन सेंट टू द कंप्यूटर, एक इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर पर सेंट हुई हो, भेजी गई हो, दैट इज यूज लेटर टू गिव इंफॉर्मेशन बैक टू आ विजिटेड वेबसाइट। एक विजिटेड वेबसाइट पर वापस इंफॉर्मेशन भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करेंगे? तो पहला आपका हो गया क्या, वायरस का यूज करेंगे?
ठीक, या कुकीज का यूज करेंगे, या पोस्ट फिक्स का यूज करेंगे, या नन ऑफ दिस का यूज करेंगे। तो बता दूं कि वायरस का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में अगर ऐसा आता है कि वायरस सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को हार्म करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए जरूरी भी हैं। बहुत सारे सिस्टम हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर सर्वर जो वायरसेस हैं हमारे सिस्टम के लिए जरूरी भी हैं, बिल्कुल ठीक उस तरीके से है जैसे कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। ठीक, कई हमारे बॉडी पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो किसी भी टाइप की इन्फेक्शंस को फैलने से रोकते हैं, तो ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब वायरस का मतलब ज्यादातर लोगों को दिमाग में यही आता है कि नहीं, ये एक वायरस है जो हमारे सिस्टम को हार्म करेगा। ठीक, नहीं, ऐसा नहीं है, वायरसेस भी अच्छे होते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी एकदम सही है, कुकीज। ठीक, अब ये कुकीज होते क्या है? जो कुकीज हैं ये होते क्या हैं? तो कुकीज भी एक तरह के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अब किस टाइप के प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि ये किस टाइप के प्रोग्राम होते हैं। तो कह रहा देखो, कुकीज जो हैं ये एक डेटा ये एक वेबसाइट के डेटा को वेब ब्राउजर पर स्टोर कराते हैं। ठीक, जो अब देखिए, किसी भी प्रकार के वेबसाइट के डेटा को ब्राउजर पर स्टोर कराने का काम कुकीज करते हैं, ताकि हम उस डेटा को दोबारा आसानी से रिट्रीव कर सकें। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि आप जो वेबसाइट बार बार खोल रहे होंगे, ठीक, वो वेबसाइट कभी भी आपकी स्लो नहीं खुलेगी। मतलब जैसे आपने जो भी वेबसाइट, अगर कोई नई वेबसाइट खोलते हैं तो उसको खुलने में टाइम लगता है। ठीक, पर वही वेबसाइट दो तीन बार यूज में आ जाने के बाद में वो इजिली और जल्दी एक्सेस हो जाती है। ये सब होता है कुकीज के कारण, क्योंकि वो उस वेबसाइट के एड्रेस को आपके ब्राउजर पर स्टोर करा देते हैं। अब ये कुकीज ही आपकी ब्राउजर हिस्ट्री बन जाती है। जैसे इसका सभी लोग गूगल पे कुछ सर्च करते होंगे, ठीक है, तो वो सर्च करा हुआ बाद में नीचे शो होता होगा, तो ये कुकीज ही हैं। चलिए, ठीक है, फिर इसमें देखिए एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट फिक्स। हालांकि आपका जो इसमें 21 में आंसर नंबर बी एकदम सही है, पर मैं यहाँ पे पोस्ट फिक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि पोस्ट फिक्स क्या है। ओ लेवल पोस्ट फिक्स के बारे में 100% पूछता ही पूछता है, वो किसी भी सेट में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट फिक्स एक बड़ा ही अजीब सा नाम है और इसका काम भी एकदम यूनिक है। तो जो पोस्ट फिक्स है ये एक काम करता है इसके, क्या बोलते हैं, डिलीवरी एजेंट की तरह, ट्रांसफर एजेंट की तरह, या डिलीवरी एजेंट की तरह। अब ये डिलीवर एजेंट का काम करता है, तो डिलीवरी का करता है, किस चीज की करता है? तो जो ये पोस्ट फिक्स है ये एक फ्री और ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट है। ये मेल ट्रांसफर एजेंट है, मतलब इसके थ्रू किसी भी मेल को भेजा या लाया जाता है। ठीक है, इसको आईबीएम पब्लिक ने लॉन्च करा था। अब देखिए, मैं पोस्ट फिक्स को आप लोगों को पोस्ट फिक्स का एक बार आइकन दिखा देता हूँ कैसा होता है, या पोस्ट फिक्स का लोगो कैसा होता है, आप लोगों की जानकारी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आके हम लोग पोस्ट फिक्स को सर्च करते हैं। अब पोस्ट फिक्स एक चूहा बना होता है पोस्ट फिक्स में, आप देखिएगा, आपको उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पोस्ट फिक्स। ये देखिए पोस्ट फिक्स आ गया। पोस्ट फिक्स का लोगो कुछ ये होता है इस तरीके का। ये देखिए, अब ये देखिए एक चूहा होता है जो मेल को लेके भाग रहा है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया।
आपको बस आपकी जानकारी के लिए कि पोस्ट फिक्स क्या है, तो ये एक किसी भी मेल को लाने और ले जाने के लिए एक ट्रांसफर एजेंट का काम करता है। ये ओपन सोर्स है और बिल्कुल फ्री है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, स्टैटिक वेबसाइट्स आर जनरली डिजाइन यूजिंग, स्टैटिक वेबसाइट जनरली किस ऑप्शन को या किस सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करी जाती हैं? तो जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट है वो ड्रीम व्यूवर सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करी जाती हैं। ये एक आपका सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डिजाइन करी जाती हैं, या इसे हम लोग एडिटर भी मान लेते हैं। ठीक, सर्न मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जो किसी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रिसर्च करने के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड में, जो न्यूजीलैंड में पड़ता है। समलाइम भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसपे हम लोग क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग करते हैं। हाइपर मीडिया आप लोग देख चुके हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा बी वाला सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। 23 कह रहा है, इज द करेंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, वेब पेजेस बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली वर्तमान स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वर्तमान स्टैंडर्ड भाषा कौन सी है? किसी भी वेब पेज को आप अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जो पहले थी HTML। ठीक, लेकिन अब ये नहीं आती है। SQL आपकी सर्वर साइड होती है, PHP भी आपकी सर्वर साइड होती है। ठीक है, तो जो बची है आपकी वो DXHTML। ठीक, ये भी एक HTML की ही तरह है। HTML का जैसे मैंने भी आपको ऊपर फुल फॉर्म बताया, हाइपर टेक्स्ट ओ सॉरी हाँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पर जो XHTML इसका फॉर होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस को बना करंट टाइम में हम लोग वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो 23 वाले में आपका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर अ वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर इज कॉल्ड, वर्ल्ड वाइड सर्वर के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाता है। अब किसी भी वर्ल्ड वाइड सर्वर के लिए एक सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे वेब यूजर कहा जाता है? क्या उसे वेब मास्टर कहा जाता है? क्या उसे डब्ल्यू क्या उसे कुकीज क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाता है वेब मास्टर। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। वेब यूजर जो वेबसाइट को यूज कर रहा है, वेब मास्टर जो उस वेबसाइट को संचालित कर रहा है, देख रेख कर रहा है, उसे हम लोग वेब मास्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो जो यहाँ पे कह रहा है कि इज आ स्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप डब्ल्यू, एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन, स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डब्ल्यू को विकसित किया। भाई वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो देखिए NIC तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि NIC तो नेशनल इंटरनेट काउंसलिंग करके कुछ होती है। भेल भी नहीं हो सकती। जो आप क्या 25 का आंसर है वो है सर्न। सर्न मैं बहुत देर से बता रहा हूँ क्या है। सर्न एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर की रिसर्च के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट माना जाता है। इसी ने डब्ल्यू को विकसित किया। इसका
जो मेन क्या है, इसकी जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर कह लीजिए या इसका रिसर्च सेंटर कह लीजिए, वो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसलिए इसे स्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल दिया जाता है। अब नाटो के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, नाटो तो नहीं होगा। ठीक, जो लोग नाटो के बारे में जानते हो प्लीज कमेंट करें, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को नाटो के बारे में कुछ नहीं पता, आप करंट नहीं पढ़ते। चलिए 26 में देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है आ fill up information stored by a web server on a client system, कि एक इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट साइड सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा स्टोर की जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक क्लाइंट सिस्टम पर एक वेब सर्वर द्वारा संग्रहीत सूचना है। एक क्लाइंट, अब यही बात आ गई कि अब जब कभी भी आप वेब सर्वर से कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट, वो तो वो आपके सिस्टम में आके या वो आपके ब्राउजर में आके स्टोर हो जाती है। और किस फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है? तो वो आपके कुकीज के फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है। मैंने सेम यही बात ऊपर बताई थी, और देखिए क्वेश्चन फिर घुमा के आ गया, क्वेश्चन घुमा के आया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज इनको पढ़ते रहेंगे और भूलते रहेंगे। एक बार इन क्वेश्चंस पे ध्यान दे लीजिए, आप इजीली से इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो आपका 26 का ए नंबर सही हुआ, बाकी सर्वर गलत हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा एक हमको नया वर्ड मिला, नेट एटिक्विट। ये नेट एटिक्विट वर्ड क्या है? अब इस नेट एटिक्विट को हम लोग नेटिक्विट भी बोलते हैं। नेट एटिक्विट को नेटिक्विट या इंटरनेट एटिक्विट भी बोलते हैं। अब नेट एटिक्विट क्या है? ये आपके जो भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करता है। अब वो गाइडलाइंस पर्सनल भी हो सकती हैं और प्रोफेशनल भी हो सकती हैं। कुछ गाइडलाइंस, अब प्रोफेशनल और पर्सनल मैंने बोल दिया है, आप लोग सोच लीजिएगा कैसी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे किसी भी प्रकार का अगर आपके पास इंटरनेट से रिलेटेड स्कैम हो रहा है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। ठीक है, नेट एटिक्वेट बेसिकली कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक, जो आपको आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेंगी। ठीक, तो हम लोगों ने आज इस क्लास को पूरा पढ़ा। ठीक, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट करें, तो आपकी समस्या को तुरंत सॉल्व करा जाएगा। अगर तुरंत नहीं हो पाता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या को सॉल्व करा जाएगा। जो लोग, मैं फिर से बोल दूं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे बैठे हुए हैं, तो मैं उन लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए। बिना थ्योरी के एमसीक्यू से काम नहीं चलने वाला है। एमसीक्यू से सिर्फ रट सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसा कि अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, इस जैसा कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा भी लास्ट वाला, ऐसे ही क्वेश्चन एक दो और घुमाने वाले आ जाएंगे अगर, तो तब तो हो जाएगा काम, समस्या ही हो जाएगी। ठीक है, जब तक आप अपना बेस क्लियर नहीं करते हैं, जब तक अपना बेस नहीं क्लियर करते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है, तो तब तक आप को एमसीक्यू पढ़ना चाहिए, पर आपका मेन फोकस थ्योरी पे होना चाहिए। जो लोग नोट्स चाहते हैं मेरे थ्योरी के, वो लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी की। ठीक है, मेरे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो मैंने पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए थे बच्चों को। और जो लोग थ्योरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, थ्योरी क्लास में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी एप्लीकेशन पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। और आपके लिए यूट्यूब पर भी पहली क्लास को डेमो के तौर पर अपलोड कर दिया गया है। आप उसमें जाके अपनी क्वेरीज अपने देखिए और उस क्वेरीज को कमेंट में डाल दीजिए। ठीक, जैसे ही अगले दिन लाइव क्लास होगी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी।
आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।